हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और आज हम देखने वाले हैं अंत गर्भाशय शिशु मृत्यु या फिर जिसको हम लोग इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ या फिर जिसको शॉर्ट में हम लोग IUFD भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखने वाले हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अंत गर्भाशय मतलब गर्भाशय के अंदर ही शिशु मृत्यु हो जाना। तो इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 28 सप्ताह के बाद अर्थात जो तृतीय ट्राइमेस्टर जो होता है उसके दौरान फेटस की जो मृत्यु है वो यूट्रस के अंदर हो जाती है। तो इस स्थिति को हम लोग अंतःगर्भाशयी शिशु मृत्यु या फिर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ कहते हैं। कारण जो है वो तो अज्ञात होता है, परंतु जो संभावित कारण है वो यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले मैटरनल काउज की माता की तरफ से क्या कारण हो सकता है। तो माता के समय जो एंटीपार्टम हेमरेज वगैरह हो सकता है, जिसमें कि हमने प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा देखा है। फिर प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया जैसे कंडीशन हो सकती है। फिर कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, जिसमें कि सिफिलिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, हर्पिस सिम्प्लेक्स आदि हो सकती है। फिर अगर महिला डायबिटीज़ से पीड़ित है तो डायबिटीज मेलेटस है महिला को, तो या फिर महिला जो है वो शराबी है या फिर निकोटीन वगैरह यानी कि जो कि सिगरेट में होता है निकोटीन, तो इसका अगर ज़्यादा उपयोग करती है तो। फिर सीवियर एनीमिया है अगर मदर को, या फिर उसको रीनल डिजीज यानी किडनी की बीमारियाँ है, या फिर जो उसको पोस्ट मेच्योरिटी हो गई है मतलब कि डिलीवरी हुआ ही नहीं टाइम पे। फिर रेडिएशन पॉइजनिंग अगर उसको हो गई है कि रेडिएशन के में चले गई है, फिर उसको कोई फिजिकल ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो उसकी वजह से। तो ये मदर के कारण थे। पर फीटल के क्या क्या काज हो सकता है जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो फीटस में अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर अगर फीटस में रूबेला, साइटोमेगाला वायरस जैसे इन्फेक्शन की उपस्थिति है तो, और या फिर फीटस में अगर कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर्स है तो जिसमें कि जन्मजात विकृतियाँ जो होती है, या फिर जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है। आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लड जो है दो तरह के होते हैं RH के हिसाब से, जिसमें कि RH पॉजिटिव भी होता है और RH नेगेटिव भी होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसी तरह से अगर पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिल जाता है ना, तो उस वजह से RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर RH असंगतता बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। फिर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में देखते हैं कि महिला में जो पूर्व में महसूस किया जाने वाला जो गर्भ शिशु जो था वो अब महसूस नहीं हो रही है। उसको हलचलें, जो शिशु अंदर रहता है जब लास्ट टाइम रहता है तो हलचल महसूस होती है, फीटल मूवमेंट, और जो हल महसूस होता है वो अनुपस्थित हो जाती है। फिर जो उसको एब्डोमेन का जो साइज है, जो पेट का साइज है, वो वृद्धि जो है उसकी गर्भावस्था के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता है। और जो ब्रेस्ट में जो है चेंजेस जो आ रहे होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो चेंजेस भी समाप्त होने लगते हैं। ब्रेस्ट के जो साइज है उसमें भी कमी आने लगती है, स्तन की साइज में। फिर जो फंडल हाइट है उसकी गर्भावस्था की अवधि की तुलना में वो कम हो जाती है। फिर जो यूट्रस की मसल्स है उसकी टोन भी कम होने लगती है। फिर पाल्पेशन अगर हम करते हैं उसकी, यानी कि उसको अगर अपने उंगली से छू के देखते हैं तो जो शिशु की हलचल है वो महसूस नहीं होती है। फिर जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होते हैं, जिनको कि हम लोग ब्रैक्सटन हिस्स संकुचन या फिर कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो वो जो संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता है। जो ब्लीडिंग होती है वेजाना से, जो सेक्रेशन जो निकलता है, वो सेक्रेशन जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। फिर जो ऑस्कल्टेशन है, जिसमें कि हम लोग जो स्टेथोस्कोप से जो सुनते हैं या जिसको हम परिश्रवण भी बोलते हैं, श्रवण इसमें है वर्ड मतलब सुनने का ही होता है। तो जो ऑस्कल्टेशन में जो हम लोग सुनते हैं फीटल हार्ट साउंड या जिसको हम लोग FHS बोलते हैं, वो भी अनुपस्थित हो जाता है। हम जो वो लगा के सुनेंगे स्टेथोस्कोप, तो उसमें हमें जो बच्चे की हार्ट की साउंड है वो नहीं सुनाई देगी। फिर हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ है इसके निदान के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। सबसे एक्यूरेट और जो रैपिड इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें कि हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो जो शिशु के हलचल के बारे में पता चलता है, अगर वो अनुपस्थित हो गया तो मतलब कि इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ है। फिर उसका हार्ट रेट भी नहीं पता चलता है, और जो उसकी क्रेनियल अस्थियों का जो कोलैप्स हो जाना या फिर जो ओलिगोहाइड्रोमिनस, ये सारी चीज़ें करते हैं हमें पता चलता है। फिर जो एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं जिससे भी हमें पता चल जाता है। फिर जो गर्भावस्था का जो प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह होता है तो वो हम करते हैं। तो अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जो शिशु की मृत्यु हो जाती है तो 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के अंदर जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो मतलब कि नेगेटिव आने लगता है।
जो प्रेगनेंसी टेस्ट नीचे के जो यूरिन वाला जो किट होता है, जिसमें कि यूरिन यहाँ पे डालते हैं तो वो 2 लाइन होता है तो प्रेगनेंसी है, नहीं तो नहीं होता। ये जो किट वगैरह होते हैं जो हम टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी वाले, वो 2 सप्ताह के अंदर जो शिशु की मृत्यु हो जाती है तो 2 सप्ताह के अंदर नेगेटिव आने लगते हैं। लेकिन अगर उसमें कोरियोनिक टिश्यू अभी भी जिंदा है तो वो टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। फिर जो ब्लड एग्जामिनेशन हम कौन कौन से करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जब VDRL हो गया, ब्लड शुगर, ABO, RH ग्रुपिंग, टॉर्च स्क्रीनिंग, और फिर T3 T4 यानी कि जो हमारा थायराइड वाला टेस्ट हो गया, फिर यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारे टेस्ट वगैरह करते हैं हम लोग। फिर यूरिन एग्जामिनेशन भी करते हैं। फिर हम देखेंगे इसको प्रिवेंशन कैसे करते हैं या फिर इसकी रोकथाम कैसे करते हैं। रोकथाम करने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उसके पहले तो कारण अज्ञात होते हैं और दूसरा जो कारण हमें पता भी होते हैं। जैसे कुछ केसों में हमें जो एग्जैक्ट कारण जो अज्ञात होता है, और कई कारणों को जो है जो कारण हमें पता भी है वो अनट्रीटेबल होता है, हम उसको ट्रीट कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से इसको पूर्ण रूप से रोक पाना तो संभव नहीं है, परंतु कुछ चीज़ों को हम लोग फिर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि गर्भधारण से पूर्व परामर्श यानी कि प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग जो करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो महिला है उसके पति दोनों को काउंसलिंग किया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जो हाई रिस्क फैक्टर होते हैं उसको कॉन्सेप्शन से पहले ही, जब गर्भधारण हो रहा होता है उससे पहले ही हम उसको पता लगा लेते हैं, और जो भी उसका ट्रीटमेंट करना होता है वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट या उचित उपचार हम कर देते हैं पहले ही। फिर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसकी रोकथाम के लिए कॉन्सेप्शन से 1 महीने पहले ही हम फॉलिक एसिड देने लगते हैं महिला को, ठीक है, क्योंकि फॉलिक एसिड अगर कम हो जाता है तो उसके वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जो महिला है उसमें एनीमिया है, अगर डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, तो ये सब जो है सामान्य की तुलना में बहुत अधिक या बहुत कम जो होता है। तो जो वजन जो है अगर महिला का वो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, या फिर जो उसको महिला को मिर्गी का दौरा वगैरह आता है, तो अगर ये सारी समस्याएं हैं तो गर्भधारण से पहले ही इसका इलाज कर लिया जाता है, उसके बाद उसको गर्भधारण के लिए बोला जाता है। फिर गर्भधारण करने से पूर्व की अवधि में जो ली जाने वाली दवाइयां हैं उसको फिर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है तो हम ले सकते हैं, महिला ले सकती है दवाई, और अगर बोलते हैं कि नहीं इसमें कोई दूसरी दवाई लेनी है तो फिर दूसरा चेंज करना पड़ता है। फिर उसको जो है गर्भधारण से पहले ही टोबैको और अल्कोहल जो होता है, दारू शराब सब कुछ छोड़ने के लिए बोला जाता है। फिर अगर कोई महिला है जिसको जो पहले बार बार इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ वाली सिचुएशन हुई है उसके साथ पहले, या उसके परिवार में ऐसा कुछ है कि उस परिवार में सारे लोगों को ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो उसका हिस्ट्री लेके हम पता करेंगे और उस स्थिति में उसका उचित सलाह देंगे उसको, और उसका अच्छे से ध्यान रखते रहेंगे। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि नियमित रूप से जो प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि जो एंटीनेटल केयर होता है उसको अच्छे से करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो एंटीनेटल केयर के दौरान जो उसको जो डिफरेंट टाइप का टेस्ट वगैरह होता है उसके बच्चे को पता करने के लिए कि बच्चा ठीक है कि नहीं, और मदर को ठीक करने के लिए तो हम उसको अच्छे से चेक करेंगे ताकि हमें पता चलते रहे। फिर जो अगला पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को आवश्यक सलाह देते रहेंगे, यानी कि उसको कैसे ठीक रहना है, बच्चे को कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, कौन सा ऐसा साइन होता है जिसको देखने के बाद तुरंत ही हॉस्पिटल जाना, ये सारी चीज़ें हम उसको बताते रहेंगे। और ये सब हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है, एंटीनेटल केयर के बारे में हमारा पूरा डेडिकेटेड लेक्चर ही था। फिर गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भी जटिलताएं हैं उसका शुरुआत में ही पता लगाते हैं, जिसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकता है। तो अगर एनीमिया है यानी कि ब्लड की कमी, APH, प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया, और ये सब जो है कारण बन सकता है डेथ का, तो हम लोग इसको पहले से ही पता लगाने की कोशिश करेंगे। फिर जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है इसका प्रबंधन या फिर इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो महिला जो है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकती है अगर उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है तो हम उसको पहले मनोवैज्ञानिक सहारा देंगे, उसको शांत और आरामदायक वातावरण प्रदान करेंगे, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो अगर फीटल डेथ हुआ है, जो बच्चे की मृत्यु हुई है पेट के अंदर ही या फिर गर्भाशय के अंदर ही, तो 3/4 केसेस में, मतलब कि अगर 4 महिला अगर ऐसी है तो 3 महिला में ऐसा होता है कि वो खुद ही बाहर आ जाता है लगभग 2 सप्ताह में। तो हमें क्या करना है कि हमें बस वेट करना है 2 सप्ताह का कि वो खुद ही बाहर आ जाएगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसमें कि हमें खुद से सक्रिय प्रबंधन या एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ता है। जब महिला बहुत ज़्यादा परेशान है
मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा व्यथित और दुखी है उस केसेस में, या फिर कोई इन्फेक्शन हमें दिख रहा है कि नहीं यूट्रस में या फिर सर्विक्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें ये करना पड़ता है। या फिर महिला का जो फाइब्रिनोजन लेवल है ब्लड चेक में पता चलता है, जिसका फाइब्रिनोजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा लगातार नीचे गिर रहा है, तो उस स्थिति में खुद से मैनेज करना पड़ता है। तो जब मैनेज करना पड़ता है तो उसमें क्या करना पड़ता है कि हमें खुद से लेबर को इंड्यूस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती है कि जो सर्विक्स है वो फेवरेबल है कि नहीं, यानी कि सर्विक्स जो है ऐसा है कि नहीं कि हम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो फेवरेबल हो सकता है या तो फेवरेबल यानी कि अनफेवरेबल हो सकता है, या फिर फेवरेबल नहीं हो सकता। तो अगर फेवरेबल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑक्सीटोसिन जो है उसको 5 से 10 यूनिट लगभग 500 ml RL में, जो RL होता है हमारा रेगुलर लैक्टेट सॉल्यूशन, उसमें डाल के और चढ़ा देंगे। और एक साथ 2 बोतलें भी चढ़ाई जा सकती है, मतलब कि 1 लीटर हम पानी चढ़ा सकते हैं। अगर इससे जो है डिलीवरी का प्रोसेस या फिर प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो अगले दिन ऑक्सीटोसिन का जो है डोज बढ़ा देते हैं, 500 ml में लगभग 20 से 40 यूनिट दे देते हैं और उसके बाद उसको चढ़ा देते हैं। और अगर ऐसा करने पे भी अगर चालू नहीं होता तो फिर हम प्रोस्टाग्लैंडिन जेल का जो है वेजाइना में इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ ऑक्सीटोसिन ड्रिप का भी शुरू करते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि अगर फेवरेबल नहीं है तो उसको फेवरेबल करने के लिए पहले PGE2 हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो PGE2 नाम का जो वो होता है वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, और इसके बाद फिर 50 जो माइक्रोग्राम मीज़ोप्रेस्टल वेजाइना के द्वारा यूज किया जाता है, और इसको ओरली भी दे सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसको 6 से 8 घंटे के बाद दोबारा भी दे सकते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ ऑक्सीटोसिन वगैरह का इन्फ्यूज करके यानी कि IV रूप से चढ़ा देंगे और फिर शुरू कर देंगे। और अगर इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ के दौरान जो है C सेक्शन कब करते हैं, तो जब सीवियर प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जो उसका लाई है जो ऐसे है यूट्रस, तो उसका जो लाई है वो आगे और पीछे ना, मतलब कि आड़ा ऐसे ना होके ये है, मतलब कोना कोनी आड़ा तिरा जो बोलते हैं उस तरह से है, तो हमें क्या करना पड़ता है, C सेक्शन करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट को हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि ये तो खुद निकल जाता है 2 सप्ताह के अंदर, और अगर 2 सप्ताह के अंदर खुद से नहीं निकलता है और महिला बहुत ज़्यादा परेशान है और उसमें इन्फेक्शन के लक्षण है या फिर फाइब्रिनोजन लेवल गिर रहा है, तो हम खुद से इंड्यूस करते हैं, खुद से प्रेरित करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, अगर सर्विस फेवरेबल है तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगे, और प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो रही है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का इस्तेमाल करेंगे वेजाइनली और ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगे दोनों को। फिर अगर फेवरेबल नहीं है उसमें क्या करेंगे, तो PGE पहले जेल का इस्तेमाल करेंगे, फिर मीज़ोप्रेस्टल वेजाइनली यूज या ओरली यूज करेंगे, फिर 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करेंगे, फिर वही ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह लगाएंगे। और ऐसी स्थिति जिसमें C सेक्शन करें तो क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही होती, जो हमने किया प्रोस्टाग्लैंडिन ऑक्सीटोसिन ये सारी चीज़ें हमने लगाई पर ये काम नहीं कर रहा, और जब महिला में बहुत ज़्यादा प्लेसेंटा प्रीविया गंभीर रूप से है या फिर जो है शिशु की स्थिति जो है वो आड़ी है, मतलब ये ट्रांसवर्स है, तो अगर ऐसे जो कंडीशंस होते हैं तो उसमें हमें करना पड़ता है C सेक्शन। तो ये वीडियो तो इतना ही था, ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स तो है नहीं। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा वो हो गया एनीमिया इन प्रेगनेंसी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और जब कंपटीशन का लेवल आएगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।